Good morning, everyone. We have started our third lesson of history, the Delhi Sultans. But now we are holding it for some time. अब इस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर योर क्लास टेस्ट। तो आपके क्लास टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट जो है ओरली, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो सिलेबस आपको दिया है उस क्लास टेस्ट के लिए, उस ऑनलाइन टेस्ट के लिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तीनों का। अब उसमें हमारे पास अगर शुरुआत करें सिविक्स से, तो उसमें हमारे पास इक्वेलिटी से रिलेटेड लेसन है। उसमें पहले तो इक्वेलिटी मींस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी। अब इक्वलिटी, सबको जहां भी जरूरत समान अवसर दिए जाए, सबको आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिले, सबको समाज के अंदर सम्मान दिया जाए, यानी हम किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करें। अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जहां नहीं हो। अब उसमें हमारे पास इसमें इक्वलिटी के साथ साथ कुछ आर्टिकल्स का दे रखा था, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया आर्टिकल 15, तो इसमें 14 से 18, ये 14 से 18 इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें केवल 15 ही पूछा गया। तो 15 में क्या दे रखा है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। अगर सीधा ये पूछ लिया जाए व्हाट इज आर्टिकल 15 रिलेटेड टू, कि हमारे पास आर्टिकल 15 किस चीज से संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड टू द absence of discrimination on the basis of any background, either is rich or poor, or the on the basis of caste, religion, language, cultural group etc. किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो। even on the basis of gender, कि हमारे यहाँ महिला एक पुरुष के आधार पर कोई भी हमारे पास डिफरेंस नहीं हो। हालांकि शुरुआत के बाद आर्टिकल 14 नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, की कानून के सामने सारे बराबर हो। द लॉ मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इक्वली फॉर ऑल, सबके ऊपर बराबर लागू कोई भी कानून जो बनाया गया। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 17, ये आगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। इट इज ए सोशल लेवल इन इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। जो हमारे यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव होता है उसमें अनटचेबिलिटी के लिए है आर्टिकल, उसको अबोलिश के द्वारा खत्म किया, इलीगल डिक्लेयर किया गया। उसके साथ साथ हमारे इक्वलिटी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार इसको शामिल किया गया। हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी इक्वलिटी इन द सोसाइटी। तो हमने क्या किया, राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में एज ए फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी इज गिवन, फंडामेंटल मौलिक अधिकार के तौर पर हमें राइट टू इक्वलिटी दे दिया गया। इफ समवन इज गोइंग टू वायलेट इट, अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है या हमारे साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार करता है जिससे हमें ऐसा लगता हो कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उसके साथ साथ हमें बराबर के अवसर नहीं मिलते, देन वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। हम और फंडामेंटल राइट के केस में तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बाकी केसेस में हमें स्टार्ट करना पड़ता है कहां से, हमारे सिविल और क्रिमिनल केसेस जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या फिर हमारे पास तहसील लेवल पर है उनसे, लेकिन यहां हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के केसेस में। अब हमारे पास इसके साथ साथ हम बोले कि पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, सोशल इक्वलिटी, तो उसमें हमारे पास क्या कर दिया कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। अब उसका मतलब पता होना चाहिए, व्हाट डू बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या, द राइट टू वोट गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे यहाँ आफ्टर सर्टेन एज की वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए सर्टेन एज के बाद, बाकी कोई अंतर न हो, जाति का, धर्म का, भाषा का, या फिर हमारे पास जो लैंग्वेज के साथ साथ जेंडर का किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हमें सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया जाए, और दिया गया भारत में। यह है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उसके साथ अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो एक अधिकार और भी है, एवरीवन कैन फाइट इलेक्शन आफ्टर ए सर्टेन एज। एक निश्चित उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अब उसमें एज का हालांकि आपने इसमें कहीं डिस्कशन नहीं कर रखा है, लेकिन उसमें अगर बात करें, यू कैन फाइट द पंचायत इलेक्शन आफ्टर द एज ऑफ 21, यू कैन फाइट द लोकसभा एंड द विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज पार्लियामेंट इलेक्शन आफ्टर द एज ऑफ 25
फॉर राज्यसभा 30, फॉर प्रेसिडेंट 35। तो हमारे यहाँ अलग अलग एज डिसाइड कर दी गई कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको किसी भी सोशल बैकग्राउंड के आधार पर या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर रोका नहीं जा सकता। तो हमारे पास इक्वलिटी में कि हमारे पास इक्वलिटी है क्या, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, कि हमारे यहाँ जितनी डाइवर्सिटीज हैं भारत में उसके आधार पर कोई भेदभाव न हो, वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी को हमारे पास इंश्योर किसके द्वारा किया गया, एक फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू इक्वलिटी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ उसमें आर्टिकल 15 को स्पेशली पूछ लिया गया। तो उसमें क्या है आर्टिकल 15 में कि डिस्क्रिमिनेशन को ही हमारे यहाँ इलीगल डिक्लेयर किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 से उसकी शुरुआत हुई है, जिसमें दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आर्टिकल 17, जो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज आर्टिकल 17 रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, तो अनटचेबिलिटी से, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें एक एग्जांपल और दे रखा था कि हमारे यहाँ दो व्यक्ति एक मुस्लिम बैकग्राउंड से है और एक लोअर कास्ट से है, उनमें किस प्रकार का समाज के अंदर भेदभाव महसूस किया। तो जो अंसारीज जो हमारे यहाँ मुस्लिम बैकग्राउंड से थे, उन्होंने देखो कितना सारा प्रयास किया मकान किराए पर ढूंढने का, लेकिन जब उनका नाम पूछा जाता उसके बाद मकान के लिए मना कर दिया जाता, डिस्क्रिमिनेशन देखा। उसके बाद दूसरा हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जांपल पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उनको स्कूल के अंदर अलग बैठाया जाता बाकी बच्चों से, उनके साथ भेदभाव होता, उनको पूरे स्कूल की बाकी चीजों की साफ सफाई कराई जाती, उनसे क्लास अटेंड नहीं करने दी जाती थी। तो जाति के नाम पर भेदभाव था। उसके दो एग्जांपल किस प्रकार दोनों सिमिलर हैं कि दोनों के कोई डाइवर्सिटी के नाम पर या फिर हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन किसके सामाजिक जो हमारे अंतर थे उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। इसमें हमारे पास कॉमनली यही क्वेश्चंस हैं कि आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या है, फिर किस प्रकार हमारे इक्वलिटी को भारत के अंदर मान्यता दी गई है, तो उसमें हमने राइट टू इक्वलिटी दे दिया गया। फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दिया गया हमारे यहाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की धर्म भी कोई भी अपनाए, कोई रोक नहीं सकता। अब हमारे पास इसके अलावा तो दूसरा लेसन है हिस्ट्री का, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स, कि हमारे क्या कुछ बदलाव हुए 1000 साल में। उसमें कुछ कॉमन टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। 1000 साल की बात करें तो हमारे यहाँ 700 से 1700 के आसपास का समय इंक्लूड किया गया। टेक्नोलॉजिकल बदलाव उसमें क्या हुए कि पर्सनल व्हील आया हमारे इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आया हमारे यहाँ कपड़े बनाने के लिए। उसके बाद फायर आर्म्स, युद्ध के दौरान जो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें, ऐसे हथियार जिनसे कि हम डायरेक्ट जैसे आजकल फायरिंग करते हैं उस प्रकार, जो जिससे कि हमारे ज्यादा नुकसान होता है, फायर आर्म्स आगे उसे कॉम्बैट लड़ाई युद्ध के लिए। तो ये हमारे पास कुछ न्यू टेक्नोलॉजी चेंजेस थे। अगर हम सोशल की बात करें तो हमने देखा बहुत सारी नई जातियां बनी, जो पुराने हमारे ट्राइबल ग्रुप थे, जातियों के अपने खुद के नियम होते थे, वो अपने नियम खुद के जातियों के नियम तो मानते ही थे। उसके साथ साथ बाकी अगर सरकार है या कोई व्यवस्था है या राजा शासन है उसके नियम भी मानते थे। तो ये हमारे यहाँ कुछ सोशल चेंजेस थे। तो उसमें हमारा केवल सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस जो भी हुए, कि किस प्रकार इकोनॉमिक चेंजेस, कि बहुत सारे लोग ट्राइबल थे उन्होंने खेती को अपना लिया, बहुत सारे ऐसे थे तो हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से उन्होंने उसी तरह व्यापार को अपना लिया। तो जो बदलाव हुए उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ जो टर्म्स दे रखी है जैसे हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान टर्म में समय के अनुसार कैसे बदलाव हुआ, कि किस समय में किस प्रकार उस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक वर्ड दे रखा फॉरेनर, किस प्रकार उस वर्ड का मीनिंग बदला, कि फॉरेनर इन द पास्ट कौन था, कोई भी व्यक्ति जो दूसरी जगह से आया, यानी अगर लक्ष्मणगढ़ में सीखकर से आता तो फॉरेनर था पहले, यानी हमारे कल्चरल जो हमारा ग्रुप है, ट्रेडिशंस है हमारे, उससे अलग कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेनर है। लेकिन आज कौन है, हु कम फ्रॉम द आउटसाइड और डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे कंट्री से है वही फॉरेनर है। तो किस प्रकार हमारे टर्म्स में बदलाव आया, किस प्रकार हमारे पास जो हमारे टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल सोशल चेंज उसमें बदलाव आया, ज्यादातर क्वेश्चन आप डिस्कस से कवर किए गए। उसके बाद कि हमारे डॉक्यूमेंट कहाँ रहता है, आर्चीव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जियोग्राफी का पहला था एनवायरनमेंट, उसमें महत्वपूर्ण 4 दे रखे हैं हमारे पास, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग मंडल या स्फीयर एक पार्टिकुलर जगह की बात करें जहां अलग अलग प्रकार से हमारे जो क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर में काउंट किया। उसके बाद अगर हमारे गैसेस की बात करें, एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में काउंट किया गया। उसके बाद हमारे पास अगर पानी संबंधित कोई चीजें चाहे वो आइदर सी, ओशियन, लेक्स एक्सेट्रा, हाइड्रोस्फीयर है। तो पहले तो उनकी डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर। उसके साथ साथ ह्यूमन इन्वायरमेंट पूछा गया है, कुछ एक चीजें विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये तो नेचुरल की सारी चीजें ह्यूमन बीइंग में आपने चाहे रोड है, चाहे पार्क है, चाहे आपके यहाँ जितने भी रेलवे स्टेशन बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखे हैं, सारे क्या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का हिस्सा है। नेचुरल में अब बाकी चीजें औजार, पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं। उसके बाद एक इकोसिस्टम पूछ रखा है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो
हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड है, चाहे आइदर दीज आर एनिमल्स, बर्ड्स और वी, चाहे हम ह्यूमन बीइंग है, चाहे हर एक व्यक्ति जो आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी हमारा जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। पहले तो वो आसपास के इन्वायरमेंट पर निर्भर है, यानी अगर ह्यूमन बीइंग की बात है तो किस प्रकार वी आर गोइंग टू गेट द ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम द प्लांट्स, हम अनाज कहां से मिलेगा, पौधे उगाएंगे तभी तो। उसके साथ साथ हम जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कलेक्ट करेंगे, तो इन्वायरमेंट के ऊपर हम डिपेंड है डायरेक्ट। उसी प्रकार एनिमल्स है वो भी इसी प्रकार डिपेंड है। अब इसके साथ हम एक दूसरे पर भी निर्भर, इन्वायरमेंट पर तो डिपेंड है ही, एक दूसरे पर भी डिपेंड है। अब जिस प्रकार हमने पहले इन्वायरमेंट पर डिपेंड हुए, हमारे आसपास ने जीव को कलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास जो जीव जंतु हैं जैसे जानवर हैं, ज्यादातर कौन से वेजिटेरियन, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सारी जो भी किसके ऊपर डिपेंड है, आपके अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर, वेजिटेशन के ऊपर। उसके बाद हम उनके ऊपर किसके लिए डिपेंड है, आइदर फॉर द मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, उनके लिए डिपेंड है, तो हम एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है। ये सारा क्या है, इकोसिस्टम। द डिपेंडेंस ऑन द इमीडिएट एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, यानी पहले तो एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, उसके साथ साथ हम एक दूसरे पर भी डिपेंड है, वो क्या है, एक इकोसिस्टम। तो हमारे मेजर स्फीयर्स कौन से हैं, उसके साथ साथ इकोसिस्टम क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है, इसी प्रकार क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी से पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी अलग से नहीं दे रखा है जिसके कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अब तक नहीं दिए गए थे। आप एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ज्यादातर वर्ड्स जो बोल्ड लेटर्स में दे रखे हैं आपकी बुक में, उनको एक बार वापिस आप देख लें। ज्यादातर क्वेश्चंस केवल वहीं से बनते हैं। If you have any doubt, then you can ask by leaving a message or by calling to me. If till the time you have any doubt, अब भी अगर कोई आपको डाउट है कि सिलेबस में कहां से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, then you can ask. लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कौन सा आएगा, आप ये पूछे किस प्रकार के हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।